हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल एक्वेरियन ऑफिशियल्स में। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमको ये देखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे अपनी कंटिन्यूटी या फिर अपने स्पेसीज को इस अर्थ पे अभी तक बनाए हुए है, या फिर हम यूँ कहें कि हमने जो ऑर्गेनिजम्स हम देख पा रहे हैं वो हमको ही क्यों दिख रहे हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहे होंगे जो हमारे दादाजी के ज़माने में होंगे, मतलब वो अब विलुप्त हो गए होंगे, उनका एग्जिस्टेंस अब खत्म हो गया होगा, तो अब वो हमको दिखते नहीं हैं। तो ये क्या है, ये कहानी पूरी क्या है आगे देखेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि चिंटू और चिंटू के पापा के बारे में भी कुछ जानेंगे। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर को शुरू होने से पहले हमारे एनसीईआरटी में पंचानन माहेश्वरी के बारे में कुछ दिया है। पंचानन माहेश्वरी जी एक बहुत ही होनहार साइंटिस्ट थे। वो बॉटनी के फील्ड में उन्होंने काफ़ी कुछ किया। सिर्फ बॉटनी के फील्ड में ही नहीं, मतलब उनको सिर्फ इंडिया में नहीं जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी चर्चा होती है। टिश्यू कल्चर और आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजेशन होते हैं प्लांट्स में, उसके पीछे भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। जैसे हम कहें ना कि ओवा में पॉलिनेशन करवाने के डायरेक्ट जो तरीके होते हैं ना, इन्होंने खोजे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की थी। इनका एक जो सिलेबस मुझे थोड़ा awkward लगा, लोग बीएससी करते हैं, इनके पास था डीएससी, ठीक। और इनके पास एक बहुत ही अच्छी डिग्री थी, बहुत अच्छा इन्होंने रिवार्ड जीता था, जिसका नाम है फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक, FRS ऐसा कुछ करके, ठीक। तो इन्होंने ये फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का अवार्ड भी इन्होंने जीता था। तो कभी पूछ लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिछले साल ओडिशा में एक चैप्टर आया था, ओडिशा में एक क्वेश्चन आया था जो साइटोलॉजी से थोड़ा इंपॉर्टेंट था। फिलहाल वो नीट का क्वेश्चन था, तो हम थोड़ा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में ये है कि एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, अपनी लाइफ बढ़ाता है, फिर रिप्रोड्यूस करता है। वो कौन सा मीडियम होगा जिससे वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, और वो जो पूरी लाइफ वो जी रहा है, वो उस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफ स्पैन से। लाइफ स्पैन क्या होती है, मतलब हम कहें कि हमारी लाइफ स्पैन कितनी है, तो कोई क्लियरिटी नहीं है, समझ रहे हैं। हमारे साथ क्या है कि लाइफ स्पैन सबकी अलग अलग होती है, बट हाँ ऑन एन एवरेज जितनी भी लाइफ स्पैन हम देख रहे हैं ना, ऑन एन एवरेज देखते हैं, मतलब कॉमनली उसकी ड्यूरेशन कितनी है एक बॉडी की जिंदा रहने की और बाकी सारी एक्टिविटीज करने की। तो लाइफ स्पैन कहते हैं द पीरियड ऑफ बर्थ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ध्यान देना, यहाँ में नेचुरल डेथ है, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो गया तो उसके लाइफ स्पैन वहीं तक थी, हाँ, लेकिन उसके बाद वो जिंदा नहीं रहेगा तो क्या कह सकते हैं। तो नेचुरल डेथ है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। उसके लाइफ स्पैन को दिखाता है कि वो जब पैदा होगा और जब उसकी नेचुरल डेथ होगी। क्योंकि देखो, कभी तो ऐसा अगर बात करें कि नेचुरल डेथ ना होके कभी बच्चा पैदा होते ही मर गया, या फिर हम कहें ना कुछ साल बाद किसी न किसी दुर्घटनावश मर गया, तो क्या हमारे ह्यूमन की लाइफ स्पैन छोटी हो जाएगी? नहीं। तो वहां से हम कह रहे हैं कि लाइफ स्पैन वैसे डिसाइड नहीं करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में कुछ वो फिगर दे रखे हैं, जिसमें लाइफ स्पैन फिगर छाप रखा है, डायग्राम दे रखा है, फोटो दे रखा है, और उसमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स जैसा कुछ बनाया है, और हमको लाइफ स्पैन भरने हैं। तो जिनके पास मतलब जो भरना चाहते हैं, यहाँ से देख के डायरेक्ट भर सकते हैं, बाकी वीडियो शुरू से ही पॉज करके डायरेक्ट भर लीजिए, ठीक है। जैसे ये भी है, ठीक। यहाँ भी ये थोड़ा सा, इसमें 3 महीने में 90 दिन ही होते हैं, यहाँ 100 से 130 दिन दिया है, थोड़ा सा कुछ बदला है, लेकिन जो भी है ऐसे ही भरने वाले हैं, और आगे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक। तो चिंटू और चिंटू के पापा मूवी देख रहे थे। मूवी थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली थी। उसमें क्या हुआ कि चिंटू ने देखा कि हीरो जो भी रहा होगा, मतलब 2 लवर्स थे, और एक लवर दूसरे लवर तक, उस टाइम व्हाट्सएप और मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, पुराने जमाने की मूवी थी। उसके पापा थोड़ा पुराने ख्यालात के हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसमें ना देख रहा है कि 2 लवर्स हैं, उनका जो मैसेजिंग हो रही है वो
एक पिजन के द्वारा हो जा रहा है। वो कर क्या रहे हैं, एक पिजन के गले में अपने जो भी अल्फाज हैं, अपने जो भी फीलिंग है लिख के पिजन के गले में डाल देते हैं और उसको बोल देते हैं, वहां पहुंचा देता है। चिंटू कह रहा है पापा अब क्यों नहीं, वो पिजन पकड़िए, हम पिजन के गले में बांध देंगे और जहां भेजेंगे पिजन चला जाएगा। तो चिंटू पापा ने कह क्या दिया कि देखो भाई ऐसा है कि अब ऐसे पिजन नहीं पाए जाते। अब चिंटू भाई गुस्से में, कैसे सर पापा ऐसे कैसे हो गया, हमको दिखाइए हमको दिखाइए। तो सुनिए, जो स्पीशीज अपने आप को इस अर्थ पे बनाए रखना चाहते हैं वो करते क्या हैं, वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। अगर उनकी डेथ रेट रिप्रोडक्शन रेट से ज्यादा हो गई तो वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। इसी ऐसे ही कुछ हुआ हमारे मैसेंजर पिजन के साथ, हम उनको इतना ओवर यूज कर लिया, मतलब वो उस रेट से ज्यादा जितने वो रिप्रोड्यूस हो रहे थे उस रेट से ज्यादा उनका क्या हो गई, डेथ हो गई, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो अगर हमको हमारे अर्थ पे अगर हमारी स्पीशीज को बनाए रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लगातार रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाँ तो सुनिए, ऐसा भी है कि सोचिए अगर जितने भी अर्थ पे जितने ह्यूमन बींग्स हैं एकाएक उनको रोक दिया जाए, कह दिया जाए, मतलब समझ लो कि पूरे विश्व को श्रापित कर दिया जाए कि जाओ आज से तुमको रिप्रोडक्शन का कोई वो नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तुम लोग जितने भी पैदा हुए हो इस क्षण तक उतने ही रह जाओगे। तो सोचिए कितने दिनों तक हमारी ह्यूमन स्पीसीज इस अर्थ पे रहेगी। बहुत होगा तो अगर मतलब कोई मैक्सिमम किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन जाती है तो 150 साल तक, बहुत मतलब 150 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी सोचिए अगर एक आदमी 150 साल तक जीता है तो जो अभी अभी पैदा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा कितने सालों तक जिएगा, 150 सालों तक। और फिर 150 साल बाद क्या हो जाएंगी, ह्यूमन की सारी स्पीसीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आगे ह्यूमन का नामो निशान भी इस अर्थ पे नहीं रहेगा। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ फैक्टर या फिर रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो हमारे किसी भी स्पीसीज को, हमारे अर्थ पे किसी भी स्पीसीज को लगातार कंटिन्यूटी इस एग्जिस्टेंस बनाए रखता है। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज, रिप्रोडक्शन है सर, रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज biological process, reproduction is defined as biological process in which an organism give rise to young ones similar to, ठीक। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इट्स, मतलब सिमिलर कह रहे हैं ना। देखो होता क्या है, जो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ऐसा तो है नहीं कि मतलब दो कुत्ते जैसा भी है, कुत्तों की अगली जनरेशन बिल्ली नहीं हो सकती, बिल्ली की अगली जनरेशन चूहा नहीं हो सकता, चूहे की अगली जनरेशन फिर बिल्ली नहीं हो सकती। जब भी चूहा पैदा करेगा चूहा ही पैदा करेगा। चिंटू के पापा ने चिंटू को पैदा किया, चिंटू भी ह्यूमन है, चिंटू के पापा भी ह्यूमन है। तो नहीं, जरूरी नहीं है अगर चिंटू अपने बकरी का नाम रख दिया तो क्या कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं, अच्छा रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे थे, तो रिप्रोडक्शन हमेशा कैसे होता है, रिप्रोडक्शन हमेशा अपने अगले जनरेशन में जो एकदम उसी की तरह सारे के सारे जनरल या फिर सारे जनरल कैरेक्टर लेके रखता है, बेसिक कैरेक्टर लेके रखता है, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का फायदा क्या हुआ, रिप्रोडक्शन इनेबल्स, रिप्रोडक्शन करने का मतलब रिप्रोडक्शन अगर ना करे और आदमी तो जिंदा नहीं रहेगा क्या, नहीं। देखो रिप्रोडक्शन अगर ना करे तो भी तो जिंदा रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रिप्रोडक्शन करना जरूरी क्यों है, हमारे नेचर का बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं रिप्रोडक्शन इनेबल्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, रिप्रोडक्शन इनेबल्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज on
अर्थ ब्रैकेट में लिख लो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। ठीक, तो रिप्रोडक्शन क्या है? अपने ही जैसा एक नया बच्चा पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और रिप्रोडक्शन की वजह से ही आज जितने जानवरों को हम लगातार देख पा रहे हैं, ये इन्हीं के कारण संभव हो पाया है। अगर हम कहें, अगर देखो टाइगर वगैरह क्या हुआ, जो विलुप्त हो जाने लगे, तो उनको एक विशेष कंडीशन वो प्रोवाइड कराई गई जहाँ पे वो रह के रिप्रोड्यूस भी कर सकें। मतलब उनको सिर्फ इकट्ठा ही नहीं किया गया, एक जोड़े जोड़े को रखा गया ताकि वो रिप्रोड्यूस भी करते रहे और उनकी एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे बनी रहे। ठीक, तो अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज है, क्या सभी के कैरेक्टर सेम होते हैं या फिर सभी एक जैसे दिखते हैं, सभी एक ही जैसे खाते पीते हैं, या फिर सभी की हैबिटाट एक जैसी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी स्पीसीज अपने अपने तरीके से जिंदा रहते हैं, सभी के अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन है, सभी अपने अपने तरीके से रिप्रोड्यूस भी करते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में रिप्रोड्यूस करना चाहता है, उसको कैसी कंडीशन चाहिए। कभी कभी अगर उसको जैसे कंडीशन में वो नॉर्मली रिप्रोड्यूस करता है, अगर वैसी कंडीशन उस ऑर्गेनिज्म को नहीं मिल पाई, तो क्या होगा, उसका रिप्रोडक्शन का मोड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम कहें कि उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक, तो जो जनरली रिप्रोडक्शन होता है, अगर कोई सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है या फिर उसमें दो गैमीट फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, अकेले की कोई ऑर्गेनिज्म का सेल माइटोसिस डिवीजन या किसी भी डिवीजन से अपनी अगले जनरेशन पैदा कर ले रहा है, अपना अगला जनरेशन तक रिप्रोड्यूस कर जा रहा है, जिसके कारण उसकी कंटिन्यूटी जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर कोई रिप्रोडक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें हम कहें दो गैमीट का होना इन्वॉल्व है, जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई मतलब जनरली प्लांट के केस में जब हम फ्लावर देखते हैं, तो फ्लावर में क्या है, दोनों एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स पाए जा सकते हैं। जैसा हम कहें मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी, बाद में देखेंगे कि इनका नाम क्या होता है। सबके अपने अपने एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, इनका पॉलिनेशन का सब अपना तरीका होता है, हमको सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा जैसा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ होगा, समझ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म जैसा डेवलप हुआ होगा या फिर उसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जैसी होगी, रिप्रोडक्शन का मोड भी वैसा ही होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है और कोई दूसरे पेरेंट की कोई जरूरत नहीं है। और अगर दो पेरेंट या दो पेरेंट दो ना हो बट गैमीट दो हो, यहाँ पे दो पेरेंट का मतलब गैमीट से ही होता है। ठीक, अगर दो गैमीट है, दो गैमीट इन्वॉल्व है अगले जनरेशन के फॉर्मेशन के लिए या फिर अगले जनरेशन को तक रिप्रोड्यूस करने के लिए, तब हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो इस हिसाब से रिप्रोडक्शन दो टाइप के हो गए। ठीक, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हो गए? नहीं बोले, नहीं बोलना, तुम मत बोलो, चिढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हो गए? रिप्रोडक्शन दो टाइप के हो गए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या है? इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो गैमीट कोई जरूरी नहीं है, गैमीट हो या ना हो, तो गैमीट से कोई लेना ही देना नहीं है। इसमें गैमीट के बारे में कुछ नहीं लिखते हैं। इसमें कैसा है, इसमें अ पेयर ऑफ पेरेंट, कभी डबल पेरेंट मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगा। पेयर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें एक मेल होना चाहिए एंड एक फीमेल भी होनी चाहिए, ताकि ये दोनों अपने अपने गैमीट बना के आगे फर्टिलाइजेशन करवा के जाइगोट और एम्ब्रायो बना के फिर फीटस बना के नया बेबी को बर्थ दे सकें। ठीक, ये तो हो गई कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। और रिप्रोडक्शन देखो, अच्छा हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और खास बात लिख लो, अदरवाइज भूल जाएगा। कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स formation of gamete and its fertilization। इसमें भी वैरायटी है, देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फैला दो, एकदम दुनिया में एकदम तहलका मचा दो, जल्दी से जल्दी चैनल को ग्रो कराओ ताकि हम अच्छी से अच्छी चीज़ें ले आ सकें। क्योंकि आगे चल के अभी और भी डेवलप करना है, तो जल्दी से जल्दी करने के लिए हमको भी प्रोत्साहन चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो आता जाता रहता है ना भाई, उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको भी वो रहेगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या आपके साथ वाला पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।